अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब्दुल कादिर बलोच बोले और क्या खूब बोले, सरा ज़हरी बोले और खूब जहर अफशानी की। सराउल्लाह ज़हरी ने जो गुफ्तगू की वो आपने भी सुनी, उसका कुछ हिस्सा। इन दोनों रहनुमाओं ने जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान से था, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया, बल्कि क़यादत पर उन्होंने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, हमले भी किए और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अब वो गली गली जाएंगे और क़यादत का असल चेहरा सबको दिखाएंगे। ये एक ऐलान बगावत हो गया है नून लीग के अंदर। लेकिन क्या ये बात बयानिए की वजह से है? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जहाँ भी उन्होंने गुफ्तगू की ये बात कही कि वो बयानिए से फासला इख्तियार करते हैं, वो इदारों के खिलाफ हमलों को बिल्कुल भी ओन नहीं करेंगे। तो क्या ये बयानिया अब खुद PMLN के लिए बोझ बन गया है? और अगर ये बन गया है तो फिर इस बयानिए को लेकर के क्या PMLN आगे बढ़ेगी? क्योंकि बात सिर्फ PMLN तक नहीं, बल्कि कल बिलावल का बयान का आना, उसके बाद जमहूरी वतन पार्टी और फिर जमीयत अहले हदीस की जानिब से भी इसी किस्म की खबरें आना कि जो नाम लिए गए हैं क़यादत के, फ़ौजी क़यादत के, उससे उन्हें भी इख्तिलाफ है। तो इस किस्म की बातें PDM के प्लेटफॉर्म से भी जब सामने आई हैं तो उसके बाद PMLN क्या कहीं तन्हा तो नहीं रह जाएगी? आगे चलकर क्या होने वाला है? क्या PMLN मज़ीद तक़सीम होने जा रही है? क्या बाकी जमातें भी एक फ़ासला इख्तियार कर लेंगी? इस हवाले से सबसे पहले आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, बयानिया तो तगड़ा है, हर कोई बोझ उठाना उसका ऐसा लगता है मुश्किल है, लेकिन जब हम अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी की जाने की बात कर रहे थे, उस दिन हमारी डिस्कशन हुई तो आप तो उसकी वजह कुछ और बता रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसकी वजह तुम कुछ और कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मैं उस दिन वजह बता रहा था, वजह वही आज भी उन्होंने इकरार की है। मैंने कहा था, हाँ, मैंने इनसे आपको बताया था, मैंने उस दिन भी बताया था कि उनको जब नवाज शरीफ की फ़ोन पे बात हुई मरियम नवाज से और उन्होंने ये कहा कि जी आप अख्तर मैंगल को स्टेज पे बिठाएं, इनको ना बिठाएं, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी यही किया। ये सारा मामला जो है ना, इस कदर आसान नहीं है। अब देखिए, अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हैं, उनकी एक प्रॉब्लम ये भी समझे, पहली बात ये कि उन्होंने सारी ज़िंदगी फ़ौज में सर्व किया है, वो जनरल के ओहदे तक पहुँचे हैं। अपने इदारे के साथ वो किस तरह से एकदम इस तरह का रवैया इख्तियार कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सनाउल्लाह ज़हरी साहब की अगर आप बात करें तो उनका मामला उस वक्त से हो गया था जब नवाज शरीफ ने आधी मुद्दत के लिए नहीं और आधी मुद्दत के लिए मालिक बलोच साहब को, डॉक्टर मालिक साहब को हाँ बना दिया था। तो ये जो मामला था उस वक्त से इनके इख्तलाफात शुरू हो गए थे। और जो आज उन्होंने तकरीर फरमाई है कि जी हम ये कर देंगे, वो 2.5 साल के, तकरीबन 2-2.5 साल के बाद तो आप ज़हरी साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं। आज आपको ये जो गिले शिकवे ना, पाकिस्तानी सियासत में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके तो मौके का फ़ायदा उठाया जाता है। अब इस वक्त क्योंकि बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया एक ऐसी चीज़ बन चुका है जिस पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि कौन से लोग इधर हैं और कौन से लोग उधर हैं। लिहाजा कुछ हलकों की हमदर्दी लेने के लिए अब बहुत सारे लोग जिनकी अपनी दूसरी वजूहात भी होंगी, वो बयानिया को वजह बयान करके अपना उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश। ठीक है, बयानिया की आड़ में काफ़ी कुछ होगा। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि फ़ौज के खिलाफ बातें यही वजह है इन लोगों के रहनुमाओं के छोड़ने की, या फिर इंतज़ामी मामलात या अपने पर्सनल कोई छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने छोड़ा है? मैं 2-3 चीज़ें जल्दी से आपको बता दूं। सीधी सादी बात यह है कि ये PDM मूवमेंट से गैस जो है इसका लीक होने शुरू कर दिया है। ये गैस लीक होगा और जनवरी तक आप देखेंगे ये गैस सब ख़त्म ही हो जाएगा। अच्छा, आपने इसका मुझे पूछा बलोच, बिल्कुल सही है। ये रीज़न तो नहीं है। 16 अक्टूबर को उन्होंने सुना नवाज शरीफ को फ़ौज के ख़िलाफ़ अटैक कर रहा था, तो अगर वो वाकई इतने कंसर्न थे तो 17 अक्टूबर को वो इस्तीफ़ा दे देते और हट जाते। उन्होंने 17 को नहीं दिया, एक हफ़्ते तक नहीं दिया और उसके बाद अभी दिया है। और ऑब्वियसली वो कोई और वजह भी है, और वो वजह ये है कि मैंगल को जो नवाज शरीफ ने कहा उसको बिठाओ, और ज़हरी जो मैंगल का जहरीला दुश्मन है उसको उसकी बात ना सुनी। उन्होंने उसको कहा तुम स्टेज पे ही मत आओ, इसलिए मैंगल ने कहा अगर वो स्टेज पे आएगा तो मैं नहीं बैठूंगा।
और जनरल बलोच जो हैं उसके इनका तो पुराना हिस्ट्री है, हम जानते हैं इनको कि ये ज़हरी ट्राइब के एक एडजंक्ट हैं, एक और ट्राइब नहीं, एक सब कास्ट है ज़हरी ट्राइब का जिसमें वो मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट, ये बिल्कुल इमरान ने सही कहा, एक्चुअल रीजंस आर डिफरेंट और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है कि अब पता चल रहा है कि जहांगीर तरीन को तो इमरान खान ने कहा तुम फ़ौरन वापस आओ, और जहांगीर तरीन इज़ अ मैन ऑफ क्राइसिस, और ये क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आया है। और क्या ये रिजॉल्व करेगा? इसको 3 टास्क दिए जा रहे हैं। अच्छा, पहले इनको कहा है यार खुदा के लिए ये चौधरीज को मनवाओ, वो तो जाने के लिए तैयार हैं, दे आर फेड अप इमरान खान से। वो चाहते हैं कि ये हमें ना लिफ्ट देता है और ना इसके तरीके ठीक हैं, और हम ऐसे नहीं ठहरेंगे, हम निकल जाएंगे। तो ये एक चीज़ उसको करना है। और आज उसने जाके, मैंने सुना है कि शुजात साहब जो अस्पताल में हैं उन पे कॉल भी कर दिया है जहांगीर तरीन ने। बिल्कुल, कॉल तो कल इमरान खान साहब ने की थी, ये तो खुद जाके ये है कि हिलाली साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी बात, थोड़ा सा आपकी उस पर बात मैं जरूर करना चाहूँगा। आपकी ये बात 100% ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब को बुलाया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं बुलाया गया, कुछ और लोगों की तरफ से बुलाया गया और चीज़ें मैनेज करने के लिए बुलाया गया, और वो कुछ और लोगों की बिहाफ पे चीज़ों को ना सिर्फ मैनेज करेंगे बल्कि अब अगले 2-3 हफ्ते आपको फुल फॉर्म में नजर आएंगे। अच्छा, ये सारी मैंने गुफ्तगू वैसे कर रही थी जब हमने ये बात कर रही थी कि शेख साहब गेट्स दे दे फिर, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दें। ये आप सही कह रहे हैं, सजेशन आपको क्यों दूं, मुझे देना बात करने के लिए। सजेशन मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है, सजेशन मेरा ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आया होगा सजेशन किसी से, मगर फ़ोन तो उठाया इमरान खान ने ना, फ़ोन तो उसको एसोसिएट किया गया है उनकी ख्वाहिश से। तो ये और कौन सी चीज़ें हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है जिसमें 30-40 लोग हैं, और सुना है कि एक ही आदमी है जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक को ठीक तरीके से आगे ले जा सकता है, और वो है द मैन ऑफ क्राइसिस जहांगीर तरीन। अच्छा, और फाइनली अपेरेंटली आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, कि कुछ फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स वो कुछ नाखुश हैं, तो उनको भी तरीन साहब को कहा गया है इनको फार्मर्स के साथ जिस तरह से पिछले दिनों डील किया गया उस पे काफी उनकी रिएक्शन आया हुआ है। ठीक, ये किस किस्म के आदमी है, ये क्या ज़बरदस्त आदमी है। इसने 3 महीने में चीनी की प्राइस कम नहीं हुई है, अब तरीन आ गया है, द मैन ऑफ क्राइसिस। आप देखेंगे कि चीनी का प्राइस भी कम हो जाता है, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। चलें, आपने तो हिलाल साहब, मुझे लग रहा है पूरा शो मेरा एक ही क्वेश्चन में निपटा दिया आज। लेकिन हिलाली साहब, आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है उसके भी आपस में आपको पता है बड़े इख्तिलाफात थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी जो लोग थे, इंतहाई करीबी कुछ लोग उन्होंने बाकायदा मैनेज किया कि शुगर मिल से जहांगीर तरीन साहब का पत्ता काटा जाए शुगर मिल्स एसोसिएशन से, और इनके मुखालिफ ग्रुप जो हैं उनको एक्टिव करके वहाँ पे उनको उसमें एक्टिव किया गया। दूसरी बात ये कि इनको शुगर स्कैंडल में जिस तरह से फंसाने की कोशिश की गई, जिस तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, और ये सारी चीज़ें की गई, ये सब है। और अब आ जाता हूँ आपके टेलीफोन कॉल की तरफ कि इमरान खान साहब से बात हुई। मैं फिर आपसे कहूँगा, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पे वो नहीं आए, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से उनके साथ, ख़ास तौर पे जिस वक्त से मियाँ नवाज शरीफ ने इस तरह से बयानियाँ शुरू किया था, अटैक शुरू किया था, तो मुसलसल व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ हलकों की तरफ से घंटों जहांगीर तरीन साहब से बातें होती थी, और पूरा लाहमल तय करके, पूरी चीज़ें तय करके ये सारा मामला किया गया था। और याद होगा आपको कि मैंने पिछले हफ्ते जब हमने वाकफान हाल के वाले से खबर दी थी कि वो वहाँ पे जब इनको जुर्माना करके क्लियर भी कर दिया गया वो ऑफशोर ट्रस्ट वाले मामले से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना
यूं भी जैसे इमरान खान साहब एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं तो जाहिर है कि एक लचक वाला बंदा भी सामने होना चाहिए जो कि चीज़ों को मैनेज भी कर सके, थोड़ी लचक भी दिखा सके। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन साहब हमारा दूसरा हिस्सा थे जिस पर हम बात करते। लेकिन हम जैसे कि नून लीग के मामले से बात शुरू हुई थी कि वहाँ पर बेसिकली जो इख्तलाफात शुरू हुए हैं वो कहाँ किस करवट पर जाके बैठेंगे। परवेज़ रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। ज़रा उनसे जानने की करते हैं कि आखिर उनकी जमात में हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ रशीद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो आप ये कहिएगा कि जो सनाउल्लाह ज़ारी साहब ने और अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पार्टी छोड़ने की वजूहात बताई हैं, आप समझते हैं कि यही वजूहात थी और यही वजूहात हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, कादिर बलोच साहब ऑन रिकॉर्ड आपके इल्म में है कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब ने उसमें भी खिताब किया था और फिर उसके उन्होंने पूछा था अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से कि जो बातें मैंने आपसे की हैं क्या आप इससे एग्री करते हैं। तो सब लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा था कि हम आपकी इन तमाम बातों से एग्री करते हैं। और उसके बाद एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कादिर बलोच साहब का भी नाम था, जिन लोगों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अगर कादिर बलोच साहब को बयानिए से इख्तलाफ होता तो वो उस वक्त कह देते कि मैं आपकी तकरीर से इत्तफाक नहीं करता, मुझे आपसे इख्तलाफ है। जब गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ तो उस वक्त वो कह देते कि जी मैं तो इस नजरिए से इख्तलाफ करता हूँ, मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अगर उस मौके पे उन्होंने बयानिए से इख्तलाफ नहीं किया तो अब इतने दिनों के बाद जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के तकरीबन 1 महीने के बाद कोयटा का जलसा हुआ तो उनकी बात में तो वजन नहीं रहता। दूसरी बात, मेरा जाती तजर्बा है कि हम कोयटा गए, सब 2 दिन तक हमारे साथ घूमते फिरते रहे, जलसे की तैयारियां करते रहे, बल्कि जलसा गाह तक वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव उन्होंने की थी। उसकी फुटेज आप देख लीजिएगा, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ मरियम नवाज साहबा बैठी हुई है, पिछली नशिस्त पे मैं बैठा हुआ हूँ, मरियम साहबा बैठी हुई है। तो ये उनका कहना कि उन्हें बयानिए से कोई इख्तलाफ था तो वो खुद गाड़ी ड्राइव करके हमें स्टेज तक लेके गए हैं। हाँ, वो अंदर नहीं आए उस दिन और उस वक्त अभी नवाज शरीफ की तकरीर नहीं हुई थी। तकरीर से पहले जब मैंने उनसे कहा कि आप स्टेज पे तशरीफ ले चलिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा क्योंकि आपने मेरे सरदार साहब के लिए स्टेज पे किसी नशिस्त का इस्तेमाल नहीं किया, यानी उनके लिए कोई कुर्सी नहीं है मेरे सरदार साहब के लिए, तो मैं अपने सरदार की गैर मौजूदगी में आपके साथ जलसागाह में नहीं जा सकता। तो यही वजह उन्होंने हमें बताई थी, कुर्सी का ना मिलना। अब बाद में वो उसकी तौजीहात दूसरी कर रही हैं। दूसरी हैं तो क्या फिर आपको समझ में आती है परवेज़, तौजीहात क्यों बदली हैं? क्या वजह हो सकती है बदलने की? कोई दबाव है? कैसे बदल गया मौक़िफ़? बहुत से लोग जो हैं वो सियासत में जो सियासत के बोझ होते हैं उनको एक तक उठाने के काबिल होते हैं, उससे आगे शायद उनके लिए उन बोझ को उठाना मुश्किल हो जाता है। कुछ उनके सरदार साहब की अपनी सियासत है। आपको इल्म होगा कि उनके सरदार साहब चीफ मिनिस्टर थे हमारी पार्टी की तरफ से और उन्हें मना किया गया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे वज़ारत आला से, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो दुबई चले गए थे और ये तमाम अरसा वो दुबई में रहे। और जिन दिनों में ये जलसा मुनक्किद हो रहा था वो दुबई से आए थे वापस, तो उनकी वापसी जो है वो भी उनकी किसी सियासती का हिस्सा थी, उनका चला जाना भी किसी सियासत का हिस्सा था, उनका पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके इस्तीफा दे देना वो भी सियासत का हिस्सा था। तो ये एक सरदार साहब के कबीले के एक फर्द का कुर्सी ना मिलने का मामला है, इससे ज्यादा इसको मैं नहीं देखता। जी परवेज साहब, एक बात मैं भी जानना चाहूँगा आपसे कि अगर इस बयानिए की बिना पर मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया तो क्या आप बयानिए में कोई तब्दीली ले आएंगे या इसी के साथ आप अपनी सियासत जारी रखेंगे? पाकिस्तान के अवाम ने तो उस बयानिए को अपना लिया है और उसकी मिसाल जो है वो अभी मरियम के जो जलसे हुए हैं बल्किस्तान में, स्कर्दू में उनका जलसा है, उसकी फुटेज देख लीजिए, शिगर में उनका जलसा है, उसकी फुटेज देख लीजिए। तो
आज हमारा रावलपिंडी में जो कन्वेंशन हुआ है उसमें भी आवाम की शिरकत को आप देख लीजिए। हालांकि वो वर्कर्स का कन्वेंशन है, लेकिन वो किसी भी बड़े से बड़े जलसे के साथ आप उसे मुकाबल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम ने जिस बयानिए को अपना लिया है, अगर पॉलिटिकल मैनेजर्स जो हैं वो उस बयानिए को इख्तियार नहीं करते तो वो अपने आप को सियासत से और पाकिस्तान के अवाम से दूर करते चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ मामला आपकी जमात तक महदूद नहीं है परवेज रशीद साहब। बिलावल ने भी जो कल बात की है उस पर भी ज़ाहिर है यही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे लग रहा है उन्होंने भी अपने आप को उस बयानिए से फासले पर रख लिया है और वो भी कह रहे हैं कि हम तो हैरान थे, हमें खुद नहीं मालूम था कि क्या बात होने जा रही है। नाम तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो आज लिए हैं ना, लेकिन ये नाम सदीकी साहब जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये नाम उससे बहुत पहले ले लिया था। तो नामों का तो कोई इशू नहीं। नाम सुप्रीम कोर्ट के एक कुछ फैसले हैं उनमें भी नाम ले लिए गए हैं। जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उसमें नाम जो हैं वो शायद तकरीरों में बाद में लिए गए हैं, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से वो नाम इससे पहले भी मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद हैं। अच्छा, लास्टली परवेज रशीद साहब ये फरमा दीजिएगा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, जमात अहले हदीस हो या जमहूरी वतन पार्टी हो, कौमी वतन पार्टी हो, इनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जी इस तरह से नाम लेना या इदारों को तनकीद का निशाना बनाना हमारा एजेंडा नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं। तो फिर क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोग इसी तरह नवाज शरीफ साहब जारहाना तकारीर करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे? देखिए, अर्ज ये है कि पीडीएम के 26 निकात हैं और उन 26 निकात पर हम सब एग्री करते हैं। खुद बिलावल साहब की सूबा सिंध में हुकूमत है और जिस तरीके से कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया था उस पर बिलावल साहब ने जो मौक़िफ़ तैयार किया था वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तायद करता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम इख्तिलाफ राय समझ सकते हैं। ये पीडीएम की हद तक एक मुश्तरका बयानिया मौजूद है। उस मुश्तरका बयानिए को हम सब ओन करते हैं। तकरीरें जो हैं वो अपने अपना हर एक का बात कहने का ढंग होता है, अपना अपना अंदाज होता है। बिलावल उन बातों को अपने अंदाज से कहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज रशीद साहब, आपने वक्त निकाला लिए गुफ्तगू। नाज़रीन, आपने परवेज रशीद साहब की तफसीली सुनी। इमरान साहब, आपको लगता है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब तमाम जमातें उस बयानिए को उसी तरह से इग्नोर कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं, उसके साथ चल सकती हैं, भले उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए सुमीना, मैंने जो कल मेरा कॉलम छपना है आज, उसमें भी यही डिस्कस किया मौजू। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पीडीएम को या पीडीएम की सियासत को इस चीज़ से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इत्तेहाद जो होते हैं ना, सियासी इत्तेहाद, वो इसी तरह से बनते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं जिन्होंने एक दो चीज़ों के एजेंडे पे तो इकट्ठे होना होता है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीडीएम, मैं हिलाली साहब की इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि पीडीएम अगले गुब्बारे में से हवा नहीं निकल रही। पीडीएम अभी जो है ना उसके गुब्बारे में अभी हवा रहेगी और अभी वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहेंगे। आपको क्या लगता है ज़फ़र इलाही साहब, नून लीग छोड़ने वाले लोगों में और तादाद में इजाफा हो जाएगा, और लोग भी छोड़ जाएंगे नून लीग को इसी बयानिए की आड़ में? भाई, ये जो 30-40 लोग हैं जो छोड़ के जाना चाहते हैं लाहौर में, जिसको जहांगीर तरीन आके मिलेगा और उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा, उनको बहाना नहीं मिल रहा था छोड़ने के लिए। अब उनको बहाना मिल गया है। जो तकरीर इसने की है फ़ौज के ख़िलाफ़, वो बहाना इस्तेमाल करके ये चले जाएंगे। एक दूसरी बात है, मैं तो हैरान हूँ, ये तो आप देख नहीं रहे कितने किस किस्म की गुफ्तगू और किस किस्म के इंटेंसिव निगोशिएशंस हो रहे हैं मौलाना साहब से और द पावर्स दैट बी और पीपीपी के एंड द पावर्स दैट बी। आप मौलाना साहब ने क्या कहा? वो खुद कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो खुद अब कह रहे हैं मैं झड़प नहीं चाहता इंस्टीट्यूशन से और पार्टीज से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब ऑफर पे ऑफर आएगा, निगोशिएशंस चल रही हैं और समवेयर अलोंग द लाइन वो एक ऐसा ऑफर आएगा जो वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, वो अपनी पार्टी की बेहतरी देख रहे हैं ना, वो ये पीडीएम की बेहतरी तो नहीं देख रहे हैं, वो अपनी पार्टी के देख रहे हैं। और पीपीपी में भी ये, अब आप सोचिए तो सही, पीपीपी को कितना गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट है और कितना कांटेक्ट होना पड़ेगा।
इसलिए कि जो केसेस आ रहे हैं और हर किस्म की चीज़ जो हो रही, इनफैक्ट मेरा तो अपना ख्याल है कि ये पूरा मूवमेंट जो है इट हैज़ अचीव्ड, एक लिहाज से उनका मकसद पूरा हो गया है। उनका मकसद ये था कि गवर्नमेंट को कहे कि देखो बात करो हमारे साथ, ऑफर्स करो हमारे साथ, निगोशिएट करो हमारे साथ। जो इमरान खान नहीं करना चाहता है वो हो रहा है इनफैक्ट। अच्छा। और तरीन को भी वापस इसीलिए बुलाया है। तो मेरे अपने ख्याल में अगर इनका ये पूरा हो जाए ख्वाहिश तो ये अलग हो जाएंगे। अच्छा चलिए, उसका पूरा तो इंटेंशन आपने ही दिया है, हिलारी साहब मुझे लगता है कि अलग होने की बजाय पता क्या होगा, वो पंजाबी का एक गाना कोई करके बहाना सानू मिल माही हुए, तो ये बहाना मिल गया होगा ये कि मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन मिल के सारा ताकतवर हल्कों के साथ को इस तरह का बनाएगी कि कोई कौमी हुकूमत बने और फिर 1 साल तक वो हुकूमत काम करे और फिर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अपोजिशन और पीडीएम इस हुकूमत के तहत तो इलेक्शन भी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन शेख साहब कुछ 20 फरवरी को बताने वाले हैं कि क्या होने जा रहा है। अब मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ इससे पहले कि इस पे भी बात शुरू हो जाए। आगे बात करते हैं कि 20 फरवरी को शेख साहब की पिटारी में से क्या निकलने वाला है और क्या ऑप्शंस अभी बाकी हैं टेबल के ऊपर। एक ब्रेक के बाद। क्राइसिस है और बिल्कुल है, इससे निकला कैसे जाए। जहांगीर तरीन साहब भी आ गए हैं, जैसे कि लाली साहब ने बड़ी खबरें आज दी हैं और इमरान साहब भी कुछ खबरों को इंडोर्स कर रहे हैं और कुछ सजेशंस भी फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने बहरहाल कुछ कहा है आज और वो ही कह रहे हैं कि वो 20 फरवरी को बताएंगे। एक नई डेट आई आज मार्केट में कि 20 फरवरी को बताएंगे कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट पूरी कर रहे हैं, अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं या नहीं। क्या उनका कहना है, सुन लीजिए। एक ने दिसंबर का पार्टी ने टाइम दिया है, एक ने जनवरी का दिया है। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आगे यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। हिलारी साहब, आपको क्या लग रहा है, अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जा सकता है किसी सेटलमेंट के नतीजे में? जैसे कि इमरान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि कोई कौमी हुकूमत बन जाए फिर अर्ली इलेक्शन हो जाए, कुछ इस तरह का मामला होगा या इमरान खान साहब नहीं मानेंगे भाई इस बात पे? देखिए, सीधी सादी बात यह है, कुछ लोग समझते हैं कि हम खामखा इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हम उसको खामखा नहीं सपोर्ट करते हैं और ना करना चाहिए। हम ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सब लोग चाहते हैं कि बेटर सेंस इस गवर्नमेंट में हो। सब लोग चाहते हैं बेहतर परफॉर्मेंस हो। सब लोग चाहते हैं बेहतर गवर्नेंस हो। ये 3 चीज़ सब लोग चाहते हैं। अगर ये मिल जाए 1, 2, 3 महीने में जो आ रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और चीज़ें, बट इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राइसिस, अगर ये सब आ जाएं तो मेरे ख्याल में तो सेकंड विंड एक मिल जाएगा इस गवर्नमेंट को। और ये लोग जो सोचते हैं नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, मैंने खुद भी सोचा था नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर जाएगा। मगर अगर ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं किया और बार बार लोगों को बुलाना पड़ा बीच में और कहने लगे यार मदद करो, ये इदारा या वो इदारा, देखिए ये तरीका नहीं है। दैट मीन्स उस वक्त वो डिमांड ज़रूर होगा कि भाई वी वांट अ नेशनल गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट ये कोप नहीं कर सकता है। इमरान खान साहब को ये पता होना चाहिए, यानी अपने क्राइसिस मसले खुद हल करने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, अपने मसले भी खुद साथ साथ रिजॉल्व करने जो भी क्राइसिस वहाँ पे बन रहे हैं। इमरान खान साहब जब आज हाफिजाबाद में खिताब कर रहे थे, कुछ चीज़ें वैसे बड़ी अच्छी अनाउंस की हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं और ये भी अनाउंस किया आज उन्होंने कि इस साल के आखिर तक आधे पंजाब को हेल्थ कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इस बात की तरफ जा सकते हैं कि असेंबलीज तोड़ी जाएं, जितने वो रिजिड हैं उनसे किसी ऐसी अनयूजुअल स्टेप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? समीना, पहली तो बात ये है कि आप इमरान खान साहब से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बात आपने पहली की है ना, सवाल के पहले हिस्से में, सब सियासतदान जलसों में ऐसी तकरीरें करते हैं। मुझे आप शुरू हो जाएं लियाकत अली खान से लेके तो इमरान खान साहब तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कम तकरीरें करते थे, अयूब खान साहब ने कम तकरीरें की थी, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद कम तकरीरें की, या जरदारी साहब ने कम तकरीरें की, बीबी ने क्या क्या तकरीरों में। सियासतदान तो ऐसे होते हैं ना, सब्ज़ बाग ऐसे दिखाते हैं कि इंसान को एक दफ़ा तो खुश कर देते हैं, लेकिन देखना ये है कि अमलन क्या होता है। जो अभी लाली साहब बातों का जिनका जिक्र कर रहे थे ना, देखिए वो तीनों बातें ऐसी हैं जिस पे आपका कोई रुपया खर्च नहीं होता,
गुड गवर्नेंस के लिए आपको इकोनॉमी की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ें सिर्फ ठीक कर लें, अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें, तो आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंस वैसे अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस और अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं करेगी, उस वक्त तक कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। और अगर ये शेख साहब की डेट पे कोई है आपको? शेख साहब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि वो फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। शेख साहब भी तो पहले दिसंबर देते थे, वो तो कहते थे दिसंबर तक नून में से शीन निकल आएगी, फिर उन्होंने जनवरी की भी डेट दी, अब वो 20 फरवरी को चलेगी। दिसंबर आया नहीं अभी कुछ। अच्छा चले, अभी हम सब देखते और कुछ निकलना शुरू हो गया अब देखे ना, उन्होंने खुद ही फरवरी पे ले गए हैं बात। हाँ। इसलिए शेख साहब को खबरों में रहने का फन आता है। शेख साहब ऐसी बातें जरूर करते हैं कि वो खबरों में। लाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका कमेंट ले लूं फिर ब्रेक लेते हैं। जी लाली साहब। अमीना, बात यह है कि अब पेशावर में अगला तकरीर जो होने वाला, अगला जलसा जो है वो पेशावर में 22 नवंबर को होने वाला है पीडीएम का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या नवाज शरीफ को इजाज़त मिलेगा? अच्छा, ये जलसा जो होगा मौलाना फजल रहमान करेंगे, ये है उनका काइंड ऑफ हेडक्वार्टर्स। अब हमें सबको पता है कि पेशावर में फ़ौज पॉपुलर है, हमें सबको पता है कि वो चाहते हैं कि इस किस्म का झड़प ना हो जो गुजरांवाला और कराची गुजरांवाला में हुआ था। तो क्या वो रिस्क करेंगे, क्या आने देंगे उसको बात करने के लिए? अगर नवाज शरीफ को रोक दिया और कहा कि नहीं ये ख़राब हो जाएगा एटमॉस्फेयर, तो फिर नवाज शरीफ बिकम्स मार्जिनलाइज, वो फिर हिज इम्पोर्टेंस, इसलिए कि इसके बाद मुल्तान में है, मुल्तान में जिलानी साहब विल टेक द लीड। जिलानी साहब जो हैं वो तो बड़े फर्स्ट क्लास रिलेशंस हैं उनका फौज के साथ। यूसुफ रजा गिलानी। तो आप देख रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी, तो आप देख रहे हैं कि ये एक बंद गली में आ गया है। अच्छा, ये जो है अच्छा हिलाली साहब, और मेरे ख्याल में ये बंद गली में हिलाली साहब अभी आज तक की तो जो बात है, आज तक की बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए जो हैं, जो मुसलसल मुस्लिम लीग नून से रब्ता रखे हुए हैं, उनके मुताबिक पेशावर वाले जलसे में मियाँ नवाज शरीफ भी तकरीर करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए से। मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, अब देखें आगे मुस्तकबिल में क्या फैसला होता है, लेकिन अभी तक उनकी स्ट्रेटजी। और ये भी देखना होगा कि अगर करने भी दें तो हो सकता है उनसे कुछ कमिटमेंट्स ले ली जाएंगे, भाई आपने किस कदर तकरीर करनी, कितना मोहतात रहना या नहीं रहना। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा जनाब पेशावर के जलसे के ऊपर कि वहाँ पर मियाँ साहब कैसी तकरीर करते हैं, मरियम कैसी तकरीर करती हैं और उनका लबो लहजा क्या होता है। इसी पॉइंट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद भी आम इशूज़ हैं जिनके हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की एक सेकेंड वेव ज़रूर मुल्क में इस वक्त नज़र आ रही है, नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़े, नंबर ऑफ़ डेथ्स में भी इजाफा हमें नज़र आ रहा है। ऐसे में हुकूमत ने भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। दोबारा से कहा जा रहा है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कितना वो कारगर हो सकता है, इसी की तरफ चलते हैं। हिलाली साहब, आपको लगता है कि SOPs पर पहले तो फिर भी कुछ शायद अवाम 2-4% कोई अमल कर ही रही थी क्योंकि उन्हें भी खौफ था कोरोना का, अब पहली वेव ने इतना असर नहीं किया, तो अब हो जाएगा अमल इस पर? देखिए, इन पे कोई असर नहीं हुआ है। ये समझते हैं कि फिर बच जाएंगे जैसे पहले दफ़े बच गए। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये गवर्नमेंट के ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मगर इनका किस किस्म का एटीट्यूड है। ये कहते हैं 500 रुपया का फ़ाइन होगा अगर आपने मास्क नहीं पहना। कौन देगा 500 रुपया? गरीब आदमी 500 देगा? क्या आप जाके उसको पूछेंगे 500 रुपया के लिए तुम मास्क नहीं पहने और मैं फ़ाइन कर रहे हैं? किधर से ला के देगा? खुदा के लिए पहले आप मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स सेटअप करें 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, उसके बाद जब उनका खूब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फिर आप जाके उसको कुछ इम्प्लीमेंट करें। और हाँ, थोड़ा सा फ़ाइन ज़रूर 50 रुपया 100 रुपया शायद 50 रुपया शायद होना चाहिए, उसको फिर थोड़ा सा असर उस पर असर होगा। 50 रुपया भी आजकल असर होता है गरीब पे। दूसरी बात यह है कि ये गाड़ियाँ रोक रहे हैं, जो वही जो पुरानी बात है कि काला ये, अरे भाई तुम गाड़ियाँ रोक रहे हो और पूछ रहे हो कि ये तुम्हारा खिड़की में वो जो कागज़ लगी है बहुत डार्क है, मेहरबानी से आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? यू आर नॉट, आप पुलिस वाले मास्क नहीं पहनते हैं ना, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लोगों पे और गाड़ियों को रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके जो शीशे हैं वो ज़्यादा। ये कौन मेरे जब ये आप देखते हैं इस किस्म का फास,
तो आप सोचते हैं कि ये कोरोना तो इनसे तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। माने इनके अल्लाह ही करम कर दे तो कर दे ना, मतलब कोई हाल वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी इमरान साहब, ये किस मुंह से पब्लिक को कहेंगे कि भाई आप अमल करें। आज आपने इमरान खान साहब का जलसा देखा है, पीडीएम के जलसे देखे, तो ये किस तरह कहेंगे किसी को कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बात ये इस तरह की जो वबा होती है ना, कहीं भी कोई भी वबा हो तो उसकी सेकंड या थर्ड लेयर जो होती है पहले से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो आपका वायरस है, जो आपका जरासीम है, वो म्यूटेट कर चुका होता है। अब यहाँ पे ये पोजीशन है कि पीएमए ने, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा है कि कोरोना जो म्यूटेट कर चुका है, यानी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और आप ये देखें कि पिछले 3 हफ्तों में 8 डॉक्टर जो अपनी जानों की कुर्बानी दे चुकी हैं कोरोना की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को और पीडीएम दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए। भाई आपको कवरेज ही चाहिए ना, तो हम मीडिया वाले तैयार बैठे हैं, आप रहने दें आवाम को, या तो SOPs के तहत बुलाएं, या फिर आप कह दें कि जी हम जलसा करेंगे, आवाम सिर्फ टीवी पे हमें देखें और मीडिया आपको फिर भी दिखाएगा। आप जिस तरह की बातें करते हैं मीडिया ने आपको दिखाना ही दिखाना, खाली स्टेडियम में मैच होते हैं। हाँ जी, लेकिन ये जरूर है कि इन्हें कुछ खौफ खुदा करना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि पहले से ज्यादा एहतियात करें ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन जो हिलाल साहब मास्क की बात करते हैं फाइन की, ऐसे जनरली जो अनाउंस हुआ है पूरे मुल्क के लिए वो तो ये कि 100 रुपए का फाइन होगा, लेकिन उसमें भी मास्क दिए जाएंगे। उसके पंजाब में भी 100 रुपए हुआ है, लेकिन अगेंस्ट उसके 3 मास्क भी दिए जाएंगे, 3 मास्क भी दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मास्क वैसे भी हुकूमत को देने चाहिए, मुहैयर हजरात के साथ मिलकर को इस तरह से प्लान करना चाहिए, लेकिन देना चाहिए। लेकिन ओपन एयर शादियों की इजाजत है, प्लस अभी स्कूल्स वगैरह बंद नहीं करने का सोचा गया, 10 बजे दोबारा से शॉपिंग मॉल्स वगैरह की। लेकिन ओपन एयर शादियों करने का भी अच्छा फैसला है। ओपन एयर में क्योंकि कहते हैं ये जरासीम कम असर करता है, इसलिए अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से आपको लगता है ठीक है जो हुकूमती इक़दाम? नहीं, हुकूमती इक़दाम ठीक नहीं है, ये ठीक होने चाहिए। इस पे सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए या इकदाम सख्त होने चाहिए? नहीं, सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि खुदा का वास्ता अपनी जान का ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, वक्त हमारा बिल्कुल अब खत्म ही हो रहा है। आप डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बात ये करना चाह रहा था कि डॉक्टर इजाज कुरैशी साहब जो हैं, जो उर्दू डाइजेस्ट के भी मुदीर थे और पाकिस्तान में कारवान इल्म फाउंडेशन के हवाले से उन्होंने काम भी बहुत किया। और हिलाली साहब, डॉक्टर साहब जो हैं अपनी वफात से 1 हफ्ता पहले तक भी इस काम पे लगे रहे और हर साल करोड़ों रुपए जो हैं वो मुस्तहिक तलबा को देते थे तालीम के लिए कर्ज़े हसना के तौर पे, और उनका बड़ा काम था। और बतौर सहाफ़ी उनकी इतनी खिदमात थी कि उन्होंने भुट्टो दौर में कैद भी काटी, जेल में भी गए, लेकिन वो अपने मिशन से बाज नहीं आए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। और हम इस वक्त ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह चौधरी शुजात साहब को भी सेहत दे, वो भी काफी के लिए भी बिल्कुल हम उनके लिए भी दुआ गो है जनाब। 2020 काफी सितमगर साबित हुआ है, बड़ी अहम शख्सियात हमसे दूर चली गई हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफायाब करे। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह।